चलो पढ़ाई करें। देखो बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज देख चुके थे बच्चा, है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था बताओ। तो बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल और कांटेक्ट फोर्स के बीच का एंगल था बच्चा, है ना। और जबकि एंगल ऑफ रिपोज क्या था बेटा, तो एंगल ऑफ रिपोज वाज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट विच द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग। ठीक है बच्चा, थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज बची है इसमें। चलो मंडे करते हैं डिस्कस, मंडे करेंगे डिस्कस, और मंडे सारा करेंगे डिस्कस, है ना। अच्छा वैसे होमवर्क क्या था, किसी बच्चे से बात करें। कुशल बंसल बोलो बच्चा। यस सर। बोलो बच्चा, क्या दिया था होमवर्क मैंने। सर आपने कहा था फ्रिक्शन पूरा कर लो। फ्रिक्शन पूरा करने बोला था। यस ओके, सर। तो फ्रिक्शन तो पूरा करने के लिए तुम लोग को और टाइम चाहिए, है ना। यस सर। तो मंडे करें, ओके सर। मंडे हो जाएगा पूरा। सर शायद सर हो जाएगा, वैसे सर ज्यादा नहीं है उसमें। हाँ मंडे कर लोगे तुम लोग पूरा, मंडे ही करते हैं बेटा डिस्कस। ओके सर। ठीक सर है मुझे और ये चलो पूछना था बोलो बच्चा। कि सर मतलब जैसे उसमें पता कैसे चलता है, जैसे दो बॉडी वालों में, वो दो ब्लॉक वालों में, कि कब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे कब नहीं करेंगे। दो ब्लॉक वाले प्रॉब्लम में, यस सर। तो बेटा दो ब्लॉक वाले प्रॉब्लम में जो तरीका मैंने सिखाया था कि सबसे पहले तो ये मान के चलो कि दोनों साथ साथ जाएंगे, यस सर। है ना। वो मान करके स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी होती है हमें, यस सर। है ना। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन यस। निकालने के बाद फिर हम कंपेयर करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन से। यस अगर सर। वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी हो गई, इसका मतलब दोनों बॉडी स्लाइड कर रहा ओके सर। है ना बच्चा। तो सर मतलब वो एक दोनों मतलब जैसे नीचे वाला अगर रेस्ट में है तो ऊपर वाला कब स्लाइड करेगा ऐसे। तो वही तो बता रहा हूँ, बताया तेरे को ना। ऊपर वाला स्लाइड करेगा या नहीं करेगा ये पता नहीं होता हम लोग को। यस सर। क्वेश्चन है पता नहीं होता बेटा, हम लोग पता करते हैं उसको। पहले हम मान लेते हैं कि दोनों बॉडी साथ साथ जाएगा, ये मान करके ओके सर। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये मानते हैं कि फ्रिक्शन स्टैटिक है, ये मान ओके करके सर। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। और फिर देखते हैं कि वो लिमिटिंग से अगर बड़ा हो गया है, इसका मतलब जो प्लान किया था हम लोगों ने वो गलत है। यस सर। और अगर लिमिटिंग से कम है, इसका मतलब सही है। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा। चलो देखो बच्चा, अब बात करें वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वेरिएशन का एक ग्राफ देखा जाए बच्चा, है ना। इमेजिन करो, मान लो एक सरफेस, इस सरफेस पे बेटा कोई फोर्स लग रहा हो, इस सरफेस पे कोई फोर्स लग रहा है बच्चा बॉडी पे, है ना। और अब इसका ग्राफ बनाया जाए किसके साथ, तो फ्रिक्शन के साथ अप्लाइड फोर्स का, है ना बच्चा। तो देखो हम ग्राफ बनाना चाहते हैं बच्चा फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच का ग्राफ, है ना बेटा। चलो बोलो तो, अगर मैं कहूं बेटा कि इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है ना बच्चा। तो बताओ ये बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा, इसका फैसला किससे होगा, म्यू एस से या म्यू के से। लिखो कमेंट में, म्यू एस या म्यू के, अभी कौन यूजफुल है। एस सही बोला बेटा। क्या करोगे पहले तुम, कहोगे नॉर्मल जो हमारा है बेटा वो एम जी है ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा है बेटा ये है म्यू एस एन, इसका मतलब म्यू एस एम जी, है ना बच्चों। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना है, म्यू एस एम जी। ठीक है बच्चा। अब देखो, अगर हमने बेटा फोर्स लगाया, है ना, और हमारे फोर्स लगाने से बॉडी मूव नहीं किया, है ना बेटा, इसका मतलब बताओ ये वाला फोर्स और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन में कौन बड़ा है। अगर मैंने फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं किया तो कौन सा फोर्स बड़ा है, लिमिटिंग बड़ा है बच्चा, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब कहेंगे इफ एफ
लेस देन लिमिटिंग, है ना बेटा। इफ एफ लेस देन लिमिटिंग तो एक्सीलरेशन होगा 0 और फ्रिक्शन कैसा होगा बेटा, एफ स्टैटिक, जो कि अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेगा। बोलो बच्चा, है ना, हमारा फोर्स जो होगा वो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेगा। ठीक है बच्चा। अब देखो, अब मैं कहूं इफ एफ मोर देन इक्वल टू, इफ मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो गया बच्चा, इसका मतलब एफ जो होगा वो कैसा हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा बच्चा, है ना। एफ कैसा हो जाएगा, काइनेटिक, है ना। और उस बॉडी के लिए हम कहेंगे बेटा एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए, है ना बच्चा। ठीक है, अगर फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा हो तो बॉडी मूव नहीं करेगा, बॉडी मूव नहीं करेगा तो एक्सीलरेशन 0 होगा बच्चा, है ना। लेकिन अगर फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक्सीड कर गया तो बॉडी स्लाइड करना शुरू कर जाएगा और फ्रिक्शन हो जाएगा बेटा काइनेटिक। और इक्वेशन क्या लिखोगे, एफ माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, है ना बच्चा। तो ग्राफ देखो तो क्या कहोगे, एफ एस इक्वल टू एफ, अप्लाइड फोर्स ये है बेटा एफ, है ना, और ये हमारा है बेटा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो कहोगे बेटा अगर हमारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी से कम है, अगर म्यू एम जी से कम है, इसका मतलब ये वाला केस है। और अगर ये वाला केस है बेटा, इसका मतलब एफ एस इक्वल टू एफ है, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स के बाद क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, ऐसा ग्राफ। बोलो बेटा, होगा ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना बच्चा। अब जैसे ही बेटा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से एक्सीड करेगा, जैसे ही एक्सीड करेगा फ्रिक्शन हो जाएगा बेटा काइनेटिक, और जैसे ही हो जाएगा काइनेटिक इसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी अब कांस्टेंट। समझा, फिर से बोलता हूं बेटा, डाटा लेके समझो, मैं डाटा के साथ बात करता हूं। देखो बेटा, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि बॉडी हमारा है बेटा 10 किलोग्राम का, ठीक है बेटा, म्यूएस जो हमारा है ये 0.4 है और ये मान लो बेटा 0.3 है ना। तो अब देखो बेटा, नॉर्मल जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 100 न्यूटन, है ना बच्चा, और म्यूएस एन जो हमारा हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 40 न्यूटन, है ना बच्चा। ठीक है, अब देखना बेटा, अगर मैं कहूं कि मेरा अप्लाइड फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स कितना है बेटा, 10 न्यूटन, है ना। और अगर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है, इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा, है ना बेटा, इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा, और बॉडी मूव नहीं करेगा इसका मतलब फ्रिक्शन और फोर्स बैलेंस हो जाएगा, है ना बच्चा। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स अगर 10 न्यूटन है, लिमिटिंग से छोटा है, बॉडी मूव नहीं किया, एक्सीलरेशन 0 है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 10 न्यूटन है ना बच्चा। जितना बड़ा एफ उतना ही बड़ा फ्रिक्शन, है ना बेटा, जितना बड़ा एफ उतना ही बड़ा फ्रिक्शन, एंगल 45 डिग्री। फिर तुमने फोर्स को बढ़ाया, अब कर दिया फोर्स 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, अभी भी छोटा है बच्चा, अभी बॉडी मूव नहीं करेगा, तो फ्रिक्शनल स्टैटिक वाला ये भी 20 के बराबर है क्योंकि बॉडी मूव नहीं किया, तो कहेंगे ये 20 है तो ये भी हमारा 20 है। फिर बढ़ाया फोर्स, अब कर दिया बेटा 30 न्यूटन, अभी बॉडी मूव नहीं किया, अगर अभी बॉडी मूव नहीं किया इसका मतलब फ्रिक्शन अभी भी स्टैटिक है और अप्लाइड फोर्स के बराबर है, तो फ्रिक्शन भी हमारा कितना हो गया, दोनों 30 न्यूटन, ये भी 30 वो भी 30। लेकिन ऐसा कहानी कब तक, जब तक कि फोर्स 40 ना हो जाए। अब जब 40 हो गया तो 40 पे आकर के अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों बराबर है ना बच्चा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा फोर्स 41 न्यूटन होगा बेटा, ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगा, और बॉडी स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा म्यू के इंटू एन,
म्यू के इंटू एन की वैल्यू मतलब 30 न्यूटन, मतलब अचानक फ्रिक्शन की वैल्यू 40 से घट के हो जाएगी 30, और उसके बाद रहेगी फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट। इसके बाद फोर्स तो बढ़ता जाएगा लेकिन फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, नोट कर लो। अनुराग यादव। हेलो सर। बोलो बच्चा। बोले सर मेरा फर्स्ट मटेरियल भी अभी तक नहीं आया है। इसे मैं कैसे कर सकता हूँ बताओ। ऑनलाइन ही मंगवा लें। और तुम देख लो बेटा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें। अच्छा सर, ऑनलाइन मंगवा लें। ऑनलाइन मंगवाने मतलब, हाँ ऑनलाइन मंगवाने का मतलब क्या होता है? मतलब सर किसी स्टोर से। बुक स्टोर से? हाँ तो वो मिलेगा तुमको, पुराना मिलेगा, नया थोड़ी मिलेगा। पुराना वाला मिलेगा तो उसमें सर छूटा रहेगा। उसमें क्वेश्चन नंबरिंग वगैरह अलग होगा, डिस्कस करोगे तुमको दिक्कत होगा फिर डिस्कशन में। ठीक है सर। क्योंकि बच्चा लिख रहा है टेल देम टू कांटेक्ट रेजो एसआरएम। रेजो एसआरएम पता नहीं क्या है ये, तो बच्चा लिखा है इसमें, से बात करने बोल रहा है तुमको। ठीक। राहुल बोलो। हेलो सर। बोलो बच्चा। सर ये समझ में नहीं आया सर, प्लीज बता दीजिए एक बार और। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बेटा? सर ये ग्राफ। अच्छा देखो तो बेटा, y बराबर 2x प्लस 3 कैसा ग्राफ होगा? क्या सर? y इक्वल टू 2x प्लस 3 कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन या कर्व? स्ट्रेट लाइन। y बराबर x, कर्व। y बराबर x, स्ट्रेट स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चा, ये जो हमारा बॉडी है, यस सर। इसमें मैंने फोर्स लगाया, यस तो सर। बोलो बेटा फोर्स लगाने से बॉडी हर बार मूव कर जाता है क्या? नो सर। तो बॉडी कब मूव करता है? जब एफ लिमिटिंग ज्यादा हो फोर्स। एफ लिमिटिंग से ज्यादा हो। मैंने मान लिया बॉडी का मास 10 किलोग्राम है, म्यूएस की वैल्यू 0.4 है, तो लिमिटिंग की वैल्यू कितनी हो गई? 40। 40। अब मैंने कहा मान ले बेटा, अगर तेरा अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन से कम हो तो क्या होगा? क्या सर? अगर अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन से कम होगा तो क्या यस। होगा? तो मूव नहीं करेगा। मूव नहीं करेगा तो कितना एक्सेलरेशन? 0। और एक्सेलरेशन 0 तो कितना रिजल्टेंट फोर्स? रिटर्न फोर्स। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है बच्चा, हाँ तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी है? सर नहीं पता। कितना बदमाशी करोगे तुम। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू, 0। अबे ढक्कन, न्यूटन सेकंड लॉ यार। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम होता है ना। अच्छा हाँ। अगर ए 0 हो जाए तो तो 4 0 हो जाएगा। 4 0 हो गया। हाँ। इसका मतलब फ्रिक्शन ने फोर्स को बैलेंस कर लिया। यस सर। तो फ्रिक्शन अगर था 10 न्यूटन तो एफ कितना होना चाहिए? तो 10 न्यूटन। ये भी 10 होना चाहिए। यस सर। इसका मतलब वाई एक्सिस पे है फ्रिक्शन यस सर। और एक्स पे है फोर्स, दोनों बराबर होगा ना? यस सर। ओके। कब तक ऐसा होगा? जब तक कि बॉडी मूव नहीं करेगा, हाँ। जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम होगा। हाँ तब तक। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ओके। समझा? ओके थैंक यू सर। ओके बच्चा। निशांत, निशांत, विवेक हिंद। सर वो क्लियर हो गया सर। ओके बच्चा। देखो आगे बच्चा, नोट कर लिया सब लोगों ने? ग्राफ अचानक नीचे कैसे आया? ग्राफ अचानक नीचे इसलिए आया बेटा,
कि बाद का फ्रिक्शन कैसा हो गया, काइनेटिक, है ना बच्चा। बाद का फ्रिक्शन कैसा हो गया, काइनेटिक, और काइनेटिक की वैल्यू लिमिटिंग से कम है। ये क्या है बेटा, ये वैल्यू हमारी क्या है, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये वैल्यू हमारी क्या है, ये है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलो आगे देखो। अब चलो बेटा इसी ग्राफ के कॉन्सेप्ट पे, इसी ग्राफ के कॉन्सेप्ट पे देखा जाए क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन मैं ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक सरफेस पे एक 10 किलोग्राम का मास, ठीक है बच्चा, इसके लिए म्यू एस 0.4, म्यू के 0.3, ठीक है बेटा। इसको बांध दिया एक रस्सी के साथ, इस रस्सी के साथ फिर से एक मास लग गया 10 किलोग्राम, इसका म्यू एस ये भी 0.4, इसका म्यू के ये 0.3, यहां से मैंने फोर्स लगाया, ठीक है बेटा, यहां से मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। तो सवाल कहता क्या है, ड्रॉ वेरिएशन ऑफ F1, ये पहला कांटेक्ट, ये दूसरा कांटेक्ट, F1 मतलब पहले का फ्रिक्शन, F2 एंड टेंशन विथ F। कितना ग्राफ बनाना है, 3 ग्राफ, क्या क्या, F1 वर्सेस F, F2 वर्सेस F एंड T वर्सेस F। 3 तरह का ग्राफ बनाना है बेटा, है ना। अच्छे से ध्यान दे के सुनो, फालतू के कमेंटिंग पे ध्यान मत दो, जो बता रहा हूं एक एक शब्द को गौर से सुनो, ठीक है। चलो देखो बच्चा, सॉल्यूशन में आए, सॉल्यूशन है, बोलो बेटा पहले वाले सरफेस के लिए नॉर्मल की वैल्यू 10G, उतना ही नॉर्मल सेकंड वाले का होगा, उतना ही नॉर्मल सेकंड वाले का होगा। अब देखो लिमिटिंग 1, लिमिटिंग 2, दोनों का वैल्यू म्यू बराबर है, इसका मतलब दोनों हो गया बेटा कितना, 40 न्यूटन। अब देखो Fk1 बराबर Fk2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन, दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बराबर है, दोनों का काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बराबर है, ठीक है बच्चा। अब सुनना ध्यान से, अगर मैंने कहा F की वैल्यू 10 न्यूटन है, अगर मैंने कहा F की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो बोलो क्या होगा, ये बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा, लिखो यस नो, नहीं मूव करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब बोलो ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, काइनेटिक होगा या लिमिटिंग होगा, ये फ्रिक्शन स्टैटिक, काइनेटिक या लिमिटिंग, स्टैटिक होगा बच्चा, और स्टैटिक अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। अब बोलो ये रस्सी में टेंशन होगा या नहीं होगा, इस रस्सी में टेंशन होगा या नहीं, मैं देख रहा हूं कमेंट तुम लोग का, बोलो। नहीं होगा ना बेटा, बिल्कुल सही बात। जब ये बॉडी यहां से आगे बढ़ना चाहेगा तब ना बेटा यहां टेंशन आएगा, बोलो। अगर ये बॉडी यहां से आगे बढ़ना चाहेगा तब ना यहां टेंशन आएगा, लेकिन आगे बढ़ना कब चाहेगा, अगर तुम इसके लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस करोगे, है ना बच्चा। इसका मतलब जब तक ये फोर्स इस लिमिटिंग से कम होगा बच्चा, तब तक बॉडी मूव नहीं करेगा, है ना। देखो ध्यान से, तो मैंने कहा केस वन क्या कहा, F अगर FL1 मतलब 40 न्यूटन से अगर इसके लिमिटिंग को क्रॉस नहीं कर पाया तो क्या होगा, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई बॉडी मूव नहीं करेगा। ये जो फ्रिक्शन होगा बेटा F1
वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा और वो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेगा। ठीक है बेटा, है ना। इस रस्सी का टेंशन भी अभी 0 होगा क्योंकि आगे बढ़ने की क्षमता इसमें नहीं है। समझा बच्चा? ठीक है। अब चलो, अब देख के बताओ बेटा मुझे कि मुझे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये दोनों मूव कर जाए। देख के बताओ, हाउ मच मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड सो दैट these two bodies move। बोलो बेटा। कुछ लोग लिख रहे हैं 40, कोई लिख रहे हैं 41 और कुछ लोग लिख रहे हैं 80। देखो बच्चा, जब मूव करेगा बेटा तो दोनों ही मूव करेगा ना बेटा, बोलो। जब मूव करेगा तो दोनों ही मूव करेगा ना, नहीं तो कोई नहीं मूव करेगा। तो इसको मूव करने के लिए कम से कम चाहिए बेटा 40, बोलो। और इसको भी मूव करने के लिए चाहिए 40। इसका मतलब इसको खींचेंगे अगर तो विरोध करने वाला फोर्स 40 + 40 हो गया 80 ना बच्चा, बोलो, है कि नहीं। इसका मतलब कम से कम तेरा फोर्स 80 न्यूटन होगा बेटा, तब जाके आगे बढ़ेगा बॉडी, बोलो। ये बात समझा ना। मिनिमम फोर्स कितना चाहिए बेटा? 80 चाहिए, है कि नहीं। अब चलो केस 2, मैंने कहा एफ जो हमारा है बेटा, FL1 कितना था? 40 था ना बेटा। अब मैं कहता हूं F1 जो है बेटा, F1 वो 40 से बड़ा है, इट इज मोर देन और इक्वल टू 40। 40 से बड़ा है बेटा, लेकिन लेस देन इक्वल टू 80, लेकिन 80 से कम है। इसका मतलब FL1 से बड़ा है और FL1 प्लस FL2 इससे छोटा है। इतना बड़ा फोर्स है बेटा कि इसको तो मूव करवा सकता है लेकिन इसको मूव नहीं करवा सकता, है ना। अगर रस्सी काट दे तो इसको खींच लेगा, लेकिन रस्सी की वजह से ये नहीं खींच पाएगा उसको। बात समझा ना बेटा। ये लिमिटिंग कितना बेटा? 40, उससे बड़ा है। इसका मतलब इसको खींचने में सक्षम है, लेकिन खुद सोचो, क्या ये वाला मास अकेले मूव कर सकता है बच्चा? अकेले मूव नहीं कर सकता ना। जब भी मूव करेगा तो उसको लेके मूव करेगा, बोलो बच्चा। बात समझा? तो क्या कहोगे? अब यहाँ फ्रिक्शन जो होगा बेटा, वो चूंकि आगे नहीं बढ़ पाया इसलिए वो लिमिटिंग ही रह जाएगा। इसका मतलब F1 जो होगा बेटा वो लिमिटिंग रह जाएगा, बोलो। लिमिटिंग से आगे नहीं बढ़ पाएगा। लिमिटिंग से आगे बढ़ते ही क्या हो जाता है? काइनेटिक। लेकिन काइनेटिक कब होगा? जब वो स्लाइड करेगा। स्लाइड तो किया ही नहीं, है ना बच्चा। तो FL1 कितना हो गया बेटा? ये हो गया 40 न्यूटन। ये कांस्टेंट रह जाएगा बच्चा, ठीक है। और अब कहते हो बेटा फोर्स 40 से बड़ा 80 से छोटा। चलो मान लेते हैं 60। तुमने फोर्स कितना लगाया बेटा? 60। 60 में ये मूव नहीं कर सकता, ये हम जानते हैं बच्चा। इसका मतलब A1 ऐसे लिखो, हम जानते हैं A1 इज इक्वल टू A2 इक्वल टू 0, मूव नहीं करेगा। लेकिन सुनो, फोर्स कितना है? ये 60। ये कितना फ्रिक्शन खा जाएगा? फोर्स 40। इसका मतलब बेटा टेंशन क्या हो जाएगा? F माइनस FL1, बोलो बेटा। F माइनस FL1। FL1 कितना था? 40। तुम लगाया फोर्स 60, ये खा जाएगा 40, मतलब यहाँ टेंशन हो जाएगा 20 न्यूटन। अब तुम बताओ, क्या 20 न्यूटन फोर्स इसको मूव करवा सकता है? उसको नहीं मूव करवा सकता ना बच्चा। तभी तो कहा था ना A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 0, है ना बच्चा। अब क्या बोलोगे? F2 जो होगा वो स्टैटिक होगा। F2 हमारा स्टैटिक होगा और वो F माइनस और वो टेंशन T के बराबर होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। इस वाले में क्या कहोगे? चूंकि टेंशन हुआ ही नहीं, जब ये टाइट हुआ ही नहीं तो इसको खींचने वाला कोई फोर्स नहीं। जब खींचने वाला कोई फोर्स नहीं तो F2 0। ठीक है बेटा, F2 हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो केस 3। केस 3 में कहा मैंने कि, और यहां बताना भूल गया मैं, F1 हमारा क्या हो जाएगा बेटा? FL1 ये 60, ये 40 और ये 20। ठीक है। अब केस 3, F मोर देन इक्वल टू 80 न्यूटन। फोर्स जो है बेटा
वो 80 न्यूटन से बड़ा है। मतलब फोर्स जो है वो FL1 प्लस FL2 इन दोनों से बड़ा है। इसका मतलब दोनों खींच लेगा मतलब F1 और F2 ये दोनों हो जाएगा बेटा काइनेटिक, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन। ठीक है, नोट करो इसको, अभी ग्राफ बनाना बचा है। लिख लो 30 बेटा काइनेटिक है, रिसर्व हेलो बोलो बच्चा। सर, ये केस 2 वाला समझ नहीं आया। केस 2 में फोर्स कहां से कहां लिया मैंने? फोर्स 40 से 80 के बीच में। अच्छा पहले बताओ, अगर सिर्फ आगे वाला ब्लॉक को मूव करवाना हो तो कम से कम कितना फोर्स चाहिए? 40 न्यूटन। और अगर दोनों को मूव करवाना हो तो 80 न्यूटन। कितनी न्यूटन है बच्चा? यस सर। तो अगर हम कहें 40 से ज्यादा है लेकिन 80 से छोटा है, इसके मतलब दोनों बॉडी मूव कर सकता है कि नहीं? सिर्फ एक ही ब्लॉक मूव करेगा। लेकिन क्या अकेले एक का मूव कर पाना संभव है? नहीं, इसका मतलब इसका मतलब 80 से ज्यादा होना चाहिए, तभी दोनों मूव कर पाएंगे। दोनों में से कोई मूव नहीं करेगा, इसका मतलब 40 से 80 में हाँ। तो A1 A2 0 हो गया। बोलो, हाँ। अगर A1 A2 0 हो गया बच्चा, तो बताओ पहले वाले बॉडी में आगे वाले बॉडी में मूव करने की स्थिति तो है, लेकिन मूव करने से रोका कौन? ये बोलो, सेकंड वाला टेंशन जो है। टेंशन है बच्चा। यस सर। तो अगर माना जाए कि ये फोर्स मेरा 60 न्यूटन है, 40 से 80 के बीच में है, ये कितना है? 60। तो अगर मान लो कि रस्सी को मैं हटा दूं, तो रस्सी को हटा दोगे तो खींच लेगा इसको। यस सर। लेकिन रस्सी तो वाकई में लगी है ना बेटा, इसका मतलब मूव करने से कौन रोका? टेंशन मतलब रस्सी। रस्सी हटा ली है तो मूव कर रहा है, और रस्सी लगा है तो मूव नहीं कर पाया, इसका मतलब कौन रोका मूव करने से? टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन लगा ना बच्चा। इसका मतलब ये फोर्स मेरा 60 है, ये तो पक्का 40 है, इसका मतलब बाकी 20 ये है। हाँ। अब बताओ 20 न्यूटन से क्या ये मूव कर पाएगा? नहीं। समझ में आ गई बात? यस सर, थैंक यू। चलो अब ग्राफ देखो। अब देखो बेटा, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले F1 वर्सेस F1 की वैल्यू, तो जब देख F की वैल्यू 40 से कम है, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 40 से कम है, FL1 से कम है, तो क्या कहा था? FS इक्वल टू F। FS इक्वल टू F, ये फोर्स जो होगा वो दोनों फोर्स बराबर होगा, दोनों फोर्स बराबर होगा, है ना बच्चा? और अब मैं कहूं कि मुझे ग्राफ चाहिए टेंशन T वर्सेस F, ठीक है बेटा, और एक और ग्राफ चाहिए F2 वर्सेस F, ठीक है बेटा। तो क्या बोलोगे? अगर फोर्स हमारा 40 से कम है, FL1 से कम है, तो क्या कहोगे? एक मिनट, यहाँ नहीं दिख रहा ना, वही समझो बराबर ही है। 40 से कम है बेटा, तो क्या कहोगे?
ये वाला फोर्स एफ एस इक्वल टू एफ, ठीक है बेटा। और इस वाले में क्या कहोगे, टेंशन जीरो। अगर फोर्स इतना भी काबिल नहीं है कि आगे वाले ब्लॉक को खींच सके, तो रस्सी में तनाव नहीं होगा बच्चा, रस्सी में तनाव नहीं होगा, इसका मतलब टेंशन ये जीरो होगा, ठीक है बेटा। और टेंशन ये जीरो होगा तो इसका मतलब दूसरे वाले ब्लॉक को टेंशन ही खींचने वाला है, और टेंशन ही जीरो हो गया, इसका मतलब ये फ्रिक्शन भी जीरो है, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब फोर्स 40 से 80 के बीच में है, यहां मान लो बेटा कितना, FL1 प्लस FL2, जितना वैल्यू यहां देखो उतना ही वैल्यू यहां, उतना ही वैल्यू यहां, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, इसमें क्या बोला था कि इसमें F1 जो होगा वो लिमिटिंग हो जाएगा कांस्टेंट, तो जो लिमिटिंग ये पहुंच गया वो लिमिटिंग हो जाएगा अब कांस्टेंट, बोलो बेटा F1 लिमिटिंग हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि जब तक टेंशन पीछे वाले ब्लॉक को नहीं खींच लेगा तब तक सारा फ्रिक्शन, सारा बॉडी रुका हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें क्या कहोगे, इसमें कहोगे टेंशन T इक्वल टू F माइनस FL, है ना बच्चा। अब यहां शुरू होगा, जब अप्लाइड फोर्स 40 से एक्सीड करेगा अब रस्सी में टेंशन शुरू होगा, है ना। कैसे, तो ऐसे, ठीक है बेटा। ये कहां तक जाएगा, तो कहेंगे FL2 तक, है ना। ये वाला क्या कहोगे कि टेंशन T, बॉडी मूव नहीं किया, बॉडी मूव नहीं किया, इसका मतलब पीछे वाले बॉडी के लिए फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक है, और टेंशन T के बराबर है, लिखा ना मैंने, पीछे वाले बॉडी के लिए फ्रिक्शन जो है वो T के बराबर है। इसका मतलब जैसा इसका ग्राफ वैसा इसका ग्राफ, दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम, ठीक है। आगे देखो, जब F 80 से बड़ा हो जाएगा तो अचानक ये फ्रिक्शन की वैल्यू घट जाएगी, कैसी हो जाएगी, काइनेटिक। काइनेटिक कैसी थी, 30, जबकि लिमिटिंग 40 था, तो अचानक 40 से वैल्यू घट के हो जाएगी 30, और अब आगे ये 30 कांस्टेंट रहेगा बच्चा। ये फ्रिक्शन जब लिमिटिंग पहुंच जाएगा अब उसके बाद हो जाएगा बेटा ये काइनेटिक, ये भी हो जाएगा कांस्टेंट, है ना बच्चा। लेकिन टेंशन अप्लाइड फोर्स की वजह से बढ़ता जाएगा बेटा, ये टेंशन की वैल्यू हमारी यहां से बढ़ती जाएगी, यूं जाएगी। क्यों टेंशन बढ़ता जाएगा, कैसे लिखोगे इक्वेशन, आगे वाली बॉडी का F माइनस T इक्वल टू MA, F बढ़ता जा रहा है, F के हमारा कांस्टेंट है ना, तो T बढ़ेगा ना बच्चा, लिखो, नोट कर लो। चैट यार डिस्टर्ब कर रहा है, बच्चों से बात ही करता हूं। अमितेश बोलो। हेलो सर, मैं बोल रहा था सर डिस्कशन करने के लिए सर, वो एक्सरसाइज का सर, फ्रिक्शन चैप्टर बेटा का। मंडे ही करेंगे डिस्कस। सर संडे को नहीं हो पाएगा सर? नहीं बेटा, संडे नहीं बेटा। सर या मंडे का सुबह को। क्यों बेटा, क्यों चाहते हो वैसा? सर उसने शाम को मेरे को मतलब कुछ और काम है इसीलिए। अच्छा चालू, तो मैंने सिर्फ अपना काम को, क्लास तो जो क्लास होगा उसमें ही ना होगा बच्चा। लक्ष्य केतन, लक्ष्य, वो शुरुआत में क्या लिखा हुआ था बोर्ड पे जब आपने क्लास शुरू किया था? अरे वो किसी और बैच के लिए था बेटा, दूसरे बैच की क्लास ले रहा हूँ 6:30 बजे से, रिपीटर के बैच का। अच्छा, हमको लगा सर हम लोग के बैच का। नहीं तुम्हारा नहीं है। एक बच्चा का नाम ही लिखा है, आज डिस्कशन करिए।
इस बात के अलावा कोई बात बोलनी है तुमको? इस बात के अलावा कोई बात बोलनी है क्या? नहीं बोलनी है। यस पत्रिकार, कोई डाउट नहीं है। ओके बच्चा। चलो इरेज कर रहा हूं, देखो बच्चा। अब चलो बात करें कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। कुछ बात करें बच्चा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, देखो बच्चा, सबसे पहली पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आखिरकार है क्या? तो क्या कहोगे? इट इज एन इंडेक्स ऑफ इंगेजमेंट ऑफ, या इंगेजमेंट की जगह पे ये लिखे बेटा इंटरलॉकिंग, है ना बेटा, इंटरलॉकिंग ऑफ unevenness in surfaces in contact। समझा बच्चा? कहता क्या है कि देखो बेटा, अगर मान लो दो सरफेस जो रफ सरफेस हो और रुखड़े सरफेस हो, है ना, जैसे कि मान लो अगर तुम कोई भी सरफेस की बात करते हो बेटा, तो हर सरफेस जिसको कि अब तक तुम ऐसा डायग्राम बनाते आए, यूजुअली जब इसको तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे बेटा, तो सरफेस तुमको ऐसा दिखेगा नहीं। क्या दिखेगा? ऐसा दिखेगा। बोलो, बात समझा ना? ऐसे सरफेस ऊपर खापर दिखेगा, है ना? तो अब सोचो, अगर दूसरा कोई सरफेस इसके ऊपर आया कांटेक्ट में, तो दूसरे सरफेस का भी जो रुखड़ापन है बेटा, वो कहीं इसके ऊपर फंसेगा। बोलो बेटा, कहीं इसके ऊपर, कहीं इसके ऊपर ये अटकेगा ना बच्चा? बोलो, तो ये सरफेस यहां बोलो बेटा, यहां एक दूसरे में फंसेगा ना बच्चा? तो एक दूसरे में जो फंसेगा, इसी को रिप्रेजेंट करता है क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये फंसना, इंटरलॉक होना कम हो जाए, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया, है ना बेटा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन represent the number of interlocking between the unevenness of the surfaces। ठीक है बच्चा? अब आओ दूसरा पॉइंट देखो बेटा। अब सोचो, अगर हमने कहा बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक दूसरे के अनइवननेस में लॉक हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अनइवननेस में लॉक हो गया, है ना बेटा? जो फंस जा रहा है यहां पे, वही हमारा फ्रिक्शन है। अगर खींचोगे यहां से तो ये फंसेगा ना बेटा? जब तक ये फंसा हुआ टूटेगा नहीं, तब तक ये बॉडी आगे जाएगा नहीं, है ना? ठीक है, अब थोड़ा सा सोचो, इमेजिन करो कि मान लो बेटा तुम्हारे घर में कोई एक लोहे का अलमीरा किसी घर के किसी कोने में पड़ा हो, है ना बच्चा? तुम क्या देखते हो उस केस में कि लोहे का अलमीरा बेटा अगर घर में बहुत दिनों से पड़ा है, तो क्या पाते हो तुम कि उस अलमीरे को जब तुम हटाते हो तो ये पाते हो बेटा कि फर्श पर एक धब्बा सा पड़ गया, एक दाग सा पड़ गया। बोलो बच्चा, है कि नहीं? फर्श पे जो धब्बा सा पड़ गया, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है बेटा कि सरफेस को डिफॉर्म कर दिया, सरफेस को खराब कर दिया, है ना? बात समझा ना? है कि नहीं? अगर मान लो दो बॉडीज का अनइवननेस ऐसे रख करके छोड़ो, तो स्टार्टिंग में तो ऐसे फंसेगा, लेकिन अगर इसको लंबे समय तक रख के छोड़ दो तो क्या होगा? एक दूसरे के वजन की वजह से ये नीचे नीचे ऐसे पेनिट्रेट करता जाएगा बेटा, धंसता जाएगा इसमें। बोलो, है कि नहीं? और एक दूसरे को पैक कर देगा। बोलो, बात समझा ना? तो अगर दो सरफेस
एक दूसरे पे रख करके छोड़ दिया जाए तो एक दूसरे को दबाते हुए बेटा ये लॉक कर देंगे। बोलो, बात समझा ना? ठीक है, अब एक दूसरा केस सोचो। मान लो बेटा उसी लोहे के अलमीरे को अपने घर में तुम इस तरह प्लेस करो बेटा कि रोज उसकी जगह को बदल दो, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, है ना बच्चा? अगर इस तरह से चेंज करते रहोगे बेटा तो कभी भी फर्श पर दाग नहीं बनेगा, फर्श पे कोई निशान नहीं बनेगा, है ना बेटा? तो पहला वाला केस और दूसरा वाला केस में क्या डिफरेंस हुआ कि पहला वाला केस में जब सरफेस को रख के छोड़ दिया, हमने उसको समय दिया इतना ताकि एक दूसरे को दबा करके डिफॉर्म करे और उसमें इंटरलॉकिंग एक दूसरे में ज्यादा फंस जाए, है ना बेटा? ज्यादा फंसेगा इंटरलॉकिंग तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। लेकिन रोज अगर जगह उसका बदलते रहोगे बेटा तो इंटरलॉकिंग कम होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, है ना बेटा? वैसे ही समझो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चा? ठीक है, क्या कहोगे? क्या कहोगे बेटा? if the surfaces are at rest with respect to each other, है ना बेटा? अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, रेस्ट में हो, है ना, दे get enough time, they get enough time to deform each other's surface, एक दूसरे के सरफेस को डिफॉर्म करने के लिए समय ज्यादा मिला, है ना? एंड hence number of interlocking in their unevenness, interlocking in unevenness is more, है ना बेटा? एक दूसरे के रुखड़ापन में ज्यादा फंसेगा, है ना बच्चा? unevenness is more and hence coefficient of friction is higher। समझा बेटा? अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस पे स्लाइड करता रहे, एक सरफेस पे दूसरा सरफेस स्लाइड करता रहे तो इनका रुखड़ापन को फंसने का समय कम मिलेगा। लेकिन अगर रखा रहे तो एक दूसरे को दबा करके वो उसके इंटरलॉकिंग ज्यादा फंसेंगे, एक दूसरे में ज्यादा फंसेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है बच्चा? ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोले थे, म्यू बेस की वैल्यू म्यू के से ज्यादा होती है। समझा बेटा? फिर से बोलता हूं, अगर यू समझो ये मेरा फिंगर्स का जो रुखड़ापन है, अनइवननेस है, इसमें एक दूसरी बॉडी ऐसे मूव करती हुई आई, अगर ये मूव करती हुई आएगी तो क्या होगा, कभी कम फंसेगा कभी ज्यादा फंसेगा। लेकिन अगर ऐसे रख के छोड़ दें तो क्या होगा, धीरे धीरे एक दूसरे को दबा करके, एक दूसरे के वजन की वजह से, वेट की वजह से, प्रेशर की वजह से दबा करके ज्यादा फंसेंगे बेटा। और ज्यादा फंसेंगे तो ज्यादा लॉकिंग होगा, ज्यादा लॉकिंग होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है बच्चा? लिख ले, नोट कर ले इसको। मितेश बोलो। हेलो हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, वो सेकंड पॉइंट फिर से समझा दो सर प्लीज। देखो बेटा सुनो ध्यान से। मान लो एक भारी लोहे का सामान घर में रख के छोड़ दो, ठीक है? हाँ सर। तो देखते हो ना बेटा, इस लोहे के सामान को अगर बहुत दिन एक ही जगह पर रख देते हो
तो फर्श पे एक निशान सा पड़ जाता है ना। हाँ सर। बोलो बेटा। हाँ सर, पड़ जाता है। तो फर्श पे निशान क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रस्ट। कि सरफेस को डिफॉर्म कर दिया। हाँ सर, हाँ। सरफेस को डिफॉर्म कर दिया ना। हाँ सर। लेकिन उसी लोहे के सामान को अगर रोज तुम जगह बदलते रहो तो क्या वो निशान पड़ेगा? नहीं सर। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब एक दूसरे में रख के छोड़ दिया लंबे समय तक, हाँ है सर। ना, तो एक दूसरे को दबाते दबाते उनकी इंटरलॉकिंग एक दूसरे में ज्यादा फंसेगी। हाँ सर। इंटरलॉकिंग ज्यादा फंसेगी, इसका मतलब जब ज्यादा एंगेज होंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा या कम? ज्यादा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा कब होना चाहिए, रुके हुए में या स्लाइडिंग वाले केस में? स्लाइडिंग वाले में। स्लाइडिंग वाले में इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा या कम होगा? स्लाइडिंग वाले में कम होगा सर। तो इंटरलॉकिंग कम होगा, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम या ज्यादा? कम है। और कम। समझ गए? हाँ सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। विवान बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, हमको ये पूछना था सर, स्मूथ सरफेस में सर, उसमें उसमें भी तो फ्रिक्शन रहता है सर। स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन रहता है। वो उसमें सर कम कम फ्रिक्शन रहता है। अगर दो स्मूथ सरफेस को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन की तरह सर चलाएंगे सर, तो हाँ तो उसका फ्रिक्शन और भी कम होगा ना सर? बेटा, ये स्मूथ वर्ड किसके लिए बनाया गया है? अगर बोलूं दो सरफेस है, रफ है, स्मूथ है, इसका मतलब हाँ, यस सर। मैं पूछ रहा हूँ इसका मतलब बताओ। स्मूथ का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग लिटरेचर में? सर ये जैसे कि जो मतलब कि छूने में पूरा सॉफ्ट। जो छूने में सॉफ्ट हो। सॉफ्ट। यस। नहीं बेटा, जिसमें चिकनाहट ज्यादा हो। चिकनाहट। चिकनाहट, चिकनाहट। यस सर। जैसे कि कोई आयरन के सरफेस पे ऑयल लगा दो, ऑयल। यस सर। ऑयल लगाने के बाद हाथ फिसलता है ना उसके ऊपर, यस सर। तो अगर फिसलाव बढ़ गया तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ, तो हम क्या कहेंगे, सरफेस स्मूथ हो गया। ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। ओके बच्चा, आगे देखो। अब देखो बच्चा, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है बेटा कि देख बेटा, दो सरफेस, दो सरफेस, है ना बेटा, अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, है ना बेटा, सुनना ध्यान से, तो मान लो एक सरफेस मैंने बनाया बेटा ऐसा, एक सरफेस बनाया मैंने ऐसा, ठीक है बेटा, और दूसरा सरफेस मैंने बनाया ऐसा, ठीक है। अब सोचो, फिर से मैंने कहा एक से मैंने बनाया सरफेस ऐसा, दूसरा सरफेस बनाया ऐसा, ठीक है। तो बताओ फर्स्ट केस और सेकंड केस इंटरलॉकिंग ज्यादा कहां पे होगी? इंटरलॉकिंग ज्यादा कहां होगी बच्चा, विवान बोलो। विवान सुन रहे हो? सर सेकंड वाले में। इसमें ज्यादा फंसेगा, यस सर। इसमें कम फंसेगा। यस सर। तो इन दोनों सरफेस का नेचर अलग है ना, यस सर, अलग है। इन दोनों सरफेस का नेचर सेम है। तो कोई पूछे बताओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होने का चांस कहां है, सर सेम सेकंड तरह में। के सरफेस में या अलग तरह के सरफेस में? सर सेम तरह का सरफेस में। तो क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन may be higher if surfaces are of same nature। समझा? नेचर दोनों का सरफेस का सेम हो
तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो सकता है, ठीक है। Yes. अब चलो आगे, अगला पॉइंट बेटा, एक्सेसिव स्मूदेनिंग, एक्सेसिव स्मूदेनिंग है ना बच्चा, में इंक्रीज फ्रिक्शन, है ना बेटा। एक्सेसिव स्मूथनिंग मतलब कोई सरफेस को ज्यादा घिसोगे बेटा, तो हो सकता है कि उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक सीमा के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है बच्चा, ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो लिमिट, मतलब कोई सीमा नहीं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना बेटा। म्यू की वैल्यू बस तुम यही बोल सकते हो कि 0 से बड़ा हो सकता है ना। इतना बात समझ में आया ना बेटा, कि म्यू की वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो 1 2 3 4 5 10 20 कुछ भी हो सकता है। तो पूछे कैसे, तो कहना एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट यही सिखाया था हम लोग को कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट होती है ना, इसका मतलब म्यू भी हमारा 0 से इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। लिख लो, चिन्मय बोलो, चिन्मय। नहीं बोलना है इसको। डेवलपर, हेलो ये बोलना है बच्चा। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वो जो बॉडी वाला जो प्रॉब्लम था, उसमें जो हाँ? लास्ट स्टेप था वो सर समझ में नहीं आया। ग्राफ वाले में? नो सर, बहुत पहले जो था ना बॉडी वाला फ्रिक्शन, जिसमें स्टेप 3 था कि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग हुआ तो हमारा सही है, और अगर नहीं हुआ तो हमारा गलत है। सब अच्छा, पहले पढ़ाया ब्लॉक था। ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम वाले में? हाँ, ब्लॉक ऑन ब्लॉक। और उसमें क्या दिक्कत बताओ। तो उसमें लास्ट स्टेप जो था, जो अगर हमारा सही नहीं होता तो उसके बाद क्या करना है वो नहीं समझ में आया। वो तो मैंने बताया ना, पहला क्वेश्चन मैंने बताया तुमको था, वो करके ही तो बताया था बेटा कि अगर फ्रिक्शन इस लिमिटिंग से बड़ा आ गया, इसका हाँ। मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं होगा, दोनों बॉडी साथ साथ नहीं जाएंगी। यस सर। जब दोनों बॉडी साथ साथ नहीं जाएंगी, इसका मतलब दोनों के बीच का फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। बात समझा? यस सर। है ना। तो बॉडी को फिर से बनाते थे, क्वेश्चन हम लोग फिर सॉल्व किए वापस, फ्रिक्शन को काइनेटिक मानते हुए, ओके सर। ठीक है। आयुष मेश्राम, हेलो। बोलो बच्चा। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मैं गुड ये इवनिंग, बोलो। सर ये मैं पूछ रहा था, म्यू एस और म्यू के की वैल्यू अलग अलग क्यों होती है? अभी दो नंबर पॉइंट वही तो सिखाया तुमको मैंने आज, 2 नंबर पॉइंट वही नहीं सिखाया रे। बोलो। हाँ सर समझ गया सर, समझ गया। सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपको थैंक यू बोलना था। किस बात के लिए बेटा? सर वो आपकी वजह से वो सर शीट आ गया सर घर पे। हालांकि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, फिर भी सर वो तुम्हारा आप थैंक यू एक्सेप्ट करता हूँ मैं। सर वो आप बताए थे इंटरनेट से नंबर लेके सर। ओके बच्चा, ओके। आलोक शुक्ला, सर ये पूछना था कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा? स्टैटिक नहीं बोलना, लिमिटिंग से बोलना। लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा या बहुत बहुत बराबर होगा, लेकिन ज्यादातर केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक से बड़ी होगी, ठीक। यस।
यस सर। जीसान अली, हेलो। यस सर। सर कोई बोलो बच्चा। प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया था सर। ओके। ओम चौधरी, ओम चौधरी, बोलो बेटा क्या सर दिक्कत? एक्सेसिव स्मूथनिंग से सिर्फ मेटल्स का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता है या किसी भी सरफेस का? यूजुअली मेटल का, तुम्हारी बात सही है। तो वुड को अगर हम एक्सेसिव स्मूथनिंग करेंगे तो उसका नहीं बढ़ेगा? अब देखो बताओ, एक्सेसिव स्मूथनिंग का समझ में आ रहा है मतलब तुमको? हाँ, क्या? घिसेंगे हम उसको, बहुत ज्यादा स्मूथ कर देंगे। हाँ, ज्यादा खींचेंगे ना बेटा। तो सोचो बेटा, अगर मान लो, अगर हम कोई भी सरफेस के बारे में सोचें तो क्या कोई भी सरफेस बेटा परफेक्टली फ्लैट हो सकता है? नहीं। कभी नहीं हो सकता, हम्म, क्योंकि एटम का शेप तो स्फेरिकल होता है। हाँ तो कम से कम एटम के शेप में अगर आ गया है ना, ठीक, हाँ। हमेशा गोल गोल टाइप का बन गया मान लो, है ना हम्म, बच्चा, और दूसरा सरफेस भी वैसे ही हो गया, तो भी तो ऊबड़ खाबड़ रहेगा ना, तब भी तो हमारा कांटेक्ट ज्यादा हो जाएगा ना फिर तो पहले के मुकाबले में। हाँ तो पहले के मुकाबले में कांटेक्ट अगर बढ़ गया तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के चांसेस बढ़ गए ना। हाँ। और ठीक है। अगर एक्सेसिव स्मूथ मेटल्स को एक साथ ला दिया जाए तो वो हाँ, चिपक क्यों जाती है? वही तो पॉइंट है, वही पॉइंट है। एक्सेसिव स्मूथनिंग में इंक्रीज फ्रिक्शन, क्योंकि उन दोनों का एटम इतने पास आ गया बेटा हाँ 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 कि हाँ, उसका सही है। अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया। ठीक है। ठीक है सर। चलो आगे बढ़े बच्चा। तो फ्रिक्शन में इतना ही है बच्चा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा बेटा अगला टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये हमारा चैप्टर है बेटा नेक्स्ट, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं बेटा वर्क में। तो देखो बेटा, वर्क का सिंबल यूजुअली हम लोग लिखेंगे W से। ठीक है। क्यों पूछे वर्क क्या है ना, तो क्या कहोगे? वर्क इज सक्सेसनेस ऑफ फोर्स इन इट्स अटेम्प्ट, है ना बेटा। सबसे आसान भाषा में ही समझो। कोई पूछे फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, तो कहोगे फोर्स इज एन अटेम्प्ट ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग, है ना बच्चा। किसी भी चीज को खींचना, धकेलना, है ना बेटा, इसकी कोशिश है फोर्स, है ना बच्चा। अगर फोर्स अपने काम में कामयाब हो गया तो वर्क हो गया, है ना बेटा। यूं समझ ले कि अटेम्प्ट क्या है, फोर्स, और सक्सेस हो गया तो क्या बन गया, वर्क। सक्सेसनेस ऑफ फोर्स इन इट्स अटेम्प्ट, सक्सेसनेस सफलता, फोर्स को जो जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी में अगर फोर्स सफल हो गया, इसका मतलब उसने वर्क कर दिया। ठीक है बच्चा। कोई बॉडी रुका है, उसमें मैंने फोर्स लगाया बेटा, है ना, उस फोर्स को लगा करके हम बॉडी को धकेलना चाहे, अगर बॉडी को हमने धकेल दिया तो वर्क हो गया, है ना बच्चा। एक स्प्रिंग खींच करके हम लंबा करना चाहे, अगर वाकई खींच के लंबा कर दिए तो वर्क हो गया। ठीक है बेटा। फोर्स को जो जिम्मेदारी दी गई वो काम पूरा कर दिया तो वर्क हो गया। ठीक है बेटा। क्या कहोगे? इट इज कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड बाय स्केलर प्रोडक्ट। इसको निकालने की बात है ना भाई। फोर्स अपने काम में सफल हो गया, है ना, तो सफल हो गया ठीक है, लेकिन कितना काम किया, अमाउंट ऑफ वर्क, है ना बेटा। तो अमाउंट ऑफ वर्क निकालने के लिए इट इज कैलकुलेटेड, वर्क इज कैलकुलेटेड बाय स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, किसका स्केलर प्रोडक्ट, तो कहोगे फोर्स एंड displacement and displacement of
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना बेटा। किसी बॉडी पे अगर तुम फोर्स लगाओ तो बॉडी के किसी खास पॉइंट पे फोर्स लगाओगे ना, तो जिस खास पॉइंट पे तुम फोर्स लगाओगे उस वाले पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। ध्यान रहे बेटा, हम अगर फोर्स लगाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उसी पॉइंट की होती है जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया। वो पॉइंट जितना डिस्प्लेस कर गया उसी के आधार पे हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चा, है ना। वर्क का बेटा जो एसआई यूनिट है ना बेटा, क्या है एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इज जूल, इसको लिखेंगे हम लोग जे से। ठीक है बच्चा, लिखो। लिख लो बेटा। इरेज कर रहा हूं बच्चों, लिख लियो तो अच्छी बात, नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देख बेटा आगे, अगर मान ले बेटा ये हमारा कोई बॉडी है, इस बॉडी के इस P वाले पॉइंट को, इस बॉडी के इस P वाले पॉइंट पे मैंने ऐसे एक फोर्स लगाया F वेक्टर, है ना बेटा। और इस F वेक्टर फोर्स लगाने से जो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर खींच करके यहाँ चलाया P है ना बेटा, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट S, है ना बेटा। तो हम बोलेंगे वर्क डन इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है बेटा, बात समझा, है ना। तो देख बेटा, अगर तुमको वर्क निकालना हो, अगर तुमको वर्क निकालना हो, है ना, तो सबसे पहले ये तुम चेक कर लो, है ना, कि तुम्हारा फोर्स कैसा है। ठीक है, जैसे कि देखो, मान लो पहले तुमने चेक किया और ये पाया बेटा कि फोर्स वेक्टर तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट है ना बेटा। या फिर ये भी तो हो सकता है कि फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है बेटा। बोलो, अगर तुम जिस फोर्स की मदद से वर्क निकालना चाहते हो बेटा, वो फोर्स कांस्टेंट हो भी सकता है, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है। जैसे इमेजिन करो कि एक तुमने क्या किया कि एक बॉडी लिया बेटा, है ना, और इस बॉडी पे ऐसे खींचना शुरू किया, एक रस्सी बांधा और खींचना शुरू किया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जब बॉडी 1 मीटर आगे बढ़ा, है ना, तो तुम्हारा फोर्स कितना था बेटा, 100 न्यूटन। ठीक है, जब फिर अगला आगे 1 मीटर गया, है ना बेटा, तो फोर्स हमारा कितना हो गया, फिर से 100 न्यूटन, फिर से आगे गया बेटा 1 मीटर। अब कहते हो बेटा और आगे जाओ, फिर से गया बेटा 1 मीटर, और फिर से फोर्स हमारा है 100 न्यूटन, है ना। तो वर्क डन कितना हुआ, तो कहोगे 100 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 1, कितना हो गया बेटा, 300 जूल वर्क डन हो गया बच्चा, है ना। इसको तुम ऐसे ही बोल सकते थे 100 न्यूटन फोर्स इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, 100 इंटू 3, है ना। लेकिन सोचो, अगर मैं कहूं फोर्स यहां हो गया 110, फोर्स यहां हो गया 120, है ना बेटा, तो अब सोचो समस्या बढ़ गई ना। अब तो अब कैसे करना पड़ेगा मुझे, 100 इंटू 1 प्लस 110 इंटू 1 प्लस 120 इंटू 1, ये तुमने निकाल लिया आसानी से, है ना बच्चा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसा फोर्स है बेटा जो हर 1 सेंटीमीटर पे चेंज कर रहा हो, है ना, ठीक है, ऐसा फोर्स हो जो हर समय बदल रहा हो, किसी भी समय स्थिर ना हो, है ना बच्चा,
तो कैलकुलेट करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। बात समझा बेटा, है ना? तो फोर्स अगर कांस्टेंट है, मतलब ये वाला केस, ठीक है, तो क्या करना है हमको? तो कहना है बेटा W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, सिंपल F डॉट S, ठीक है बच्चा। और अगर F कांस्टेंट ना हो तो क्या करना? W को इंटीग्रेट करना, है ना, किसको? फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ। क्या कहना? कहना कि हम इस पूरे का वर्क डन एक साथ नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे हम? इसमें एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कहीं बीच में मान लेंगे, है ना बेटा, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का हम निकालेंगे वर्क डन, और इसको यहां से यहां पूरे में इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ गए बच्चों? ठीक है। अब देखो, अगर ये वाला केस है बेटा, है ना, तो स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी, तो अगर मान ले बेटा ये एंगल थीटा है, तो क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, है ना बेटा, एफ एस कॉस थीटा, है ना बच्चा। अब देखो, अगर मैं कहूं इसको एफ एस कॉस थीटा को एफ इंटू एस कॉस थीटा, अगर मैं कहूं एफ इंटू एस कॉस थीटा, है ना बेटा, तो देखो, तो ऐसे बोल सकते हो क्या? एफ का एक कंपोनेंट ये बेटा एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा। बोलो बच्चा, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, है ना बच्चा। तो क्या इसका मतलब है? तो इसका मतलब है बेटा डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन सेम डायरेक्शन। बोलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है बच्चा। इसको भी क्या कह सकते हो? इसको भी कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, इटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। जिस डिस्प्लेसमेंट के लिए, जिस डीएस के लिए तुमने वर्क निकाला, उसी समय का फोर्स देखो। तो इस समय का फोर्स अगर यहां से ईटा एंगल पे है, तो इस समय का एफडीएस में एंगल एफडीएस कॉस थीटा, है ना बच्चा। हो सकता है कि इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन वेरिएबल हो सकता है फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो सकता है दोनों वेरिएबल हो। जो कुछ भी हो, तुम इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, लिख लो। बोलो बच्चा। आयुष सर, एनएसीपी के बारे में क्या पूछना है तुमको? आदिया बोलो। हेलो। बोलो बच्चा। हेलो सर, वो मुझे ये अभी आपने जो बताया ना कि एफ कांस्टेंट नहीं होता है तब क्या होता है, वो मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ। जैसे कि देखो बेटा, अगर मैं यूं कहूं, इमेजिन करो कि एक रस्सी हो, है ना बेटा, तुम यहाँ पे खड़ी है बेटा, और इस ब्लॉक को ऐसे खींचते जा रही है। हो सकता है ना ऐसा? यस सर। अभी क्या दिख रहा है? रस्सी का टेंशन कैसे होगा? इधर होगा ना? यस सर। और बॉडी भी कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा बेटा। यस सर। तो बताओ, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन रहा है?
0 डिग्री। 0 एंगल बन रहा है ना बच्चा, तो यहाँ Yes, sir. cos 0 हो जाएगा, है ना। यस सर। अब सोचो, तुम जिस फोर्स से यहाँ खींच रही हो, क्या ये जरूरी है बेटा कि खींचने में तुम हर बार बराबर ताकत लगाओगी? नो सर। हो सकता है तुम्हारा खींचने का फोर्स वेरिएबल हो, यस सर। कभी तुम जोर से खींचो, कभी धीमे से खींचो। यस सर। अगर हमेशा एक जैसा खींचोगी तो ये फोर्स ये लगेगा फॉर्मूला, यस सर ठीक और है। कभी धीमा कभी जोर खींच रही हो तो ये वाला लगेगा फॉर्मूला। ठीक है सर, थैंक यू सर। रुक जाओ, अभी ये बात समझ में आई? यस सर। अब चलो मैं कहूं, मान लो तुमने एक ऐसे बॉडी को खींच रहा है बेटा, जो बॉडी तुम्हारे साइज के मुकाबले में बहुत छोटा हो, यस सर। तो तुम्हारा कैसे खींचोगी? रस्सी तुम्हारा ऐसे होगा ना, यस सर, एंगल चेंज हो जाएगा। ऐसे खींचोगी तुम तो कुछ देर बाद ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा, तो रस्सी ऐसे हो जाएगी। तो क्या दिख रहा है बेटा, एंगल सेम है? नहीं सर, चेंज हो रहा है। इसमें अगर तुमने खींचने का तुम्हारा ताकत बराबर भी रहा बेटा, फिर भी एंगल चेंज कर रहा है। यस सर। तो फिर भी ये वाला केस बात करनी है, समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा, इफ एफ वेक्टर is always perpendicular to ds वेक्टर, है ना बेटा। छोटे सा डिस्प्लेसमेंट के, हर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मेरा फोर्स परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हो गया बेटा? 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो क्या कहोगे? देन वर्क डन इक्वल टू 0। बोलो बेटा, ये बात समझे? अगर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है बेटा तो वर्क डन 0 है ना। ठीक है बच्चा। अब देखो दूसरा केस में, अगर मैं बोलूं बेटा इफ थीटा इज ऑलवेज, हमेशा क्या हो? लेस देन 90 डिग्री हो। अगर बेटा एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम होगा, है ना, इसका मतलब cos 90 से कम तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो फिर क्या कहोगे? वर्क डन पॉजिटिव आएगा बच्चा, है ना। और कहते हो बेटा इफ थीटा इज ऑलवेज थीटा मोर देन 90, अगर हमेशा 90 से बड़ा हो तो cos 90 से बड़ा हो जाए तो नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब बेटा W जो होगा लेस देन 0 होगा। ठीक है बच्चा, है ना। आगे चलो बच्चा, वर्क डन बाय ए फोर्स, है ना बेटा। वर्क डन बाय ए फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना बेटा। किसी फोर्स का वर्क डन किसी खास बॉडी पे, है ना बेटा, इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। फ्रेम डिपेंड का मतलब बेटा अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग, है ना। जैसे कि देखो, मान लो अगर मैं कहूं बेटा कि इमेजिन करो एक लिफ्ट, है ना बेटा। इस लिफ्ट में एक ब्लॉक, है ना बेटा। ये लिफ्ट जो है ऊपर जा रहा है, लिफ्ट रेस्ट में नहीं है, ऊपर जा रहा है ना बच्चा। अब सोचो इस वाले बॉडी पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा बच्चा, है ना। तो अब बताओ अगर तुम यहां पर खड़े हो बेटा तो क्या बोलोगे कि बॉडी ऊपर जा रहा है। यहां पे खड़े हो तो बोलोगे बॉडी ऊपर जा रहा है, तो नॉर्मल भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है बच्चा। अब सोचो लेकिन अगर तुम अंदर से खड़े हो गए, तो अंदर जब खड़े हो गए इसका मतलब क्या कहोगे कि तुमने कभी ब्लॉक को मूव करते हुए देखा ही नहीं, तो तुम बोलोगे डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 है। इसका मतलब बेटा एक ही बॉडी पे
एक ही फोर्स का बर्डन अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए कहा फ्रेम डिपेंडेंट, मतलब डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। ठीक है बच्चा, लिख लो। कैसे प्रिपेयर करें, क्या पूछना है बेटा, बोलो तब तो। और तुम बोलता ही नहीं तो मैं क्या बात करूंगा तुमसे। ऋषभ रंजन, अगर बोल नहीं पा रहे तो चलो चैट में लिखो, चैट ओपन कर दे रहा हूँ। यस सर। हेलो सर। हाँ 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 बोलो। यस सर, वो हमको फ्रिक्शन में पूछना था कि क्या म्यू एस कभी म्यू के ऊपर इक्वल हो सकता है? म्यूवेस तो म्यू के से ऊपर ही होता है ज्यादातर केस में। नहीं नहीं, इक्वल 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 सर। हाँ इक्वल आइडियली माना गया। अच्छा बताओ म्यूवेस म्यू के से बड़ा क्यों कहा हम लोगों ने? यस सर। ये बोलो बोलो। क्योंकि जब कोई सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्थिर रहता है तब उनका जो इंटरलॉकिंग होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को डिफॉर्म करते हैं। यस यस यस। उनका अनइवननेस एक दूसरे में ज्यादा धंस जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है ना। यस सर। लेकिन मान लो अगर मैं ऐसा सरफेस बोलूं जो कभी डिफॉर्म ही ना हो सके, बहुत हार्ड सरफेस हो, यस। तो अगर बहुत हार्ड सरफेस होगा तो फिर क्या होगा बोलो? यस सर, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब फिर म्यूएस म्यू के सेम रहेगा ना। यस सर यस। लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। नहीं है। यस। ठीक है चलो ओके। लिख लो। हर्ष बोलो बच्चा। सर ये सर सीट नहीं आ रही है सर, क्या करूं सर, किसे कांटेक्ट करूं? रेजो नेट पे ढूंढना मेरा नंबर, कोई रेजो एसआरएम करके नंबर। सर नेट पे मिल जाएगा? नेट मतलब वेबसाइट पे, रेजोनेंस की वेबसाइट पे। ओके सर। है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। रोहना गुप्ता लिखा है मेरा तो मटेरियल आ गया, बहुत अच्छी बात। राजीव रंजन, ऋषभ रंजन क्या था? सर फिर से आप दे दिए मेरे को, वापिस से दे दिए सर आप मेरे को माइक, एक बार होगी बात हम लोग की। ओके कोई बात नहीं। अटक गया मेरा, अटक गया मेरा पीसी। तुम लोग को आवाज आ रही है बच्चा? लेकिन कोई बोलेगा कैसे? चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चा देखो, तो वर्क की बेटा इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो गई है ना। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो आज के लिए इतना ही, बाय। जो भी होमवर्क हमारा फ्रिक्शन में बेटा उसको पूरा करो, ठीक, बाय। मेरा पीसी भी थोड़ा अटक गया बच्चा। हेलो।